हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल चल रहा था फिजिक्स में, क्लास 10th की फिजिक्स में न्यूमेरिकल चल रहा था, है ना। आप न्यूमेरिकल लगाते होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ ये कि आप क्वेश्चन लगाते होंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपको। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक, लेकिन इसमें आपको कम से कम 6 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। 6 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, देखिए। कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले। तो हमने कहा था जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देख लो गिवन, व्हाट इज गिवन। गिवन का मतलब दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए। फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, कैसे पता चलेगा, अवतल दर्पण से पता चलेगा। अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले बता दिया, थ्योरी में मैंने बता दिया है ना, थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए था। f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ओके। से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, मतलब कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी पूछ रहा है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड यू आपको फाइंड करना है, ओके। कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बढ़े। प्रतिबिंब 3 गुना बढ़े मतलब क्या, ये क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन पावर बता रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन बता रहा है, m बता रहा है, आवर्धन बता रहा है ना। आवर्धन मतलब m, ध्यान समझिए क्या दे रहा है, m दे रहा है, कितना है, 3 बने। जबकि प्रतिबिंब कंडीशन दे रहा है, पहला कंडीशन प्रतिबिंब वास्तविक। ये क्वेश्चन 2 कंडीशन में सॉल्व करना है, पहला वास्तविक मान के, दूसरा काल्पनिक मान के, ठीक है। चलिए, वास्तविक के लिए क्या कंडीशन होती है, याद करिए मेरे साथ। वास्तविक के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताइए। अगर प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा तो आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। याद है आपको, याद है, नहीं याद है, कंफ्यूजन है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी के साथ हम थोड़ा सा एक बार फिर से थ्योरी आपकी रिवाइज करा देते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। देखिए, 2 मिरर हो आपके सामने, याद रखिएगा, सब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए थी, आपको याद नहीं है इसलिए मैं बताया जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। ये कौन सा मिरर है, ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बताइए, जब प्रतिबिंब क्या बनता था, वास्तविक बनता था। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता था, हमने बताया था हमेशा क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बताया था वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, याद रखिए, याद कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। दर्पण के इधर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो नेगेटिव होता है, क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए ध्यान समझिए। आपने पढ़ा है m इक्वल टू होता है I/O, ये तो पढ़ा है ना आपने, I/O। I क्या है, I क्या है, I आपका जो है इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब I है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है, ये होती है। ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। आप समझिए, अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें, हमने बताया था आपको, चिन्ह के लिए बताया था क्या, कार्तीय तल देखना होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। एक ऊपर है, एक पॉजिटिव है, मतलब देखो, इसका सपोज करो कुछ भी हो, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज करो इसकी लंबाई हमने कह दिया x है, कुछ भी कह दिया भाई, कुछ भी हो गया, हमको नहीं पता, है ना। O प्रतिबिंब यहाँ, प्रतिबिंब ये है,
प्रतिबिंब ये है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की नेगेटिव होगी भाई, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, है ना, ओरिजिन में, दिस इज ओरिजिन, कार्तीय तल, याद करिए सब। तो ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हो गया नेगेटिव। वस्तु क्या है, वस्तु की दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है ना, वस्तु की दूरी तो नेगेटिव में होती है, लेकिन यहाँ वस्तु की लंबाई की बात हो रही है, लंबाई किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, प्लस होगा, प्लस वाई मान लिया। अब तो प्लस माइनस क्या होता है, आपको पता है माइनस होता है, माइनस एक्स बाई वाई, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको हमेशा याद रखना कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कि जो मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन क्या होना चाहिए, आवर्धन, आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए, कब, जब वास्तविक होगा, क्यों, इसलिए, क्यों, इसलिए, ठीक है, ओके। आगे धनात्मक आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं। दो स्थिति बना लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, दो स्थिति बना लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, दो स्थिति, एक ये बना लिया हमने और एक ये बना लिया। ध्यान से समझिए, ये P था, ये F था, ये C था, याद करिए। अगर आपने इमेज को यहाँ पे रखा था, है ना, P और F के बीच में, ऑब्जेक्ट को, इमेज नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को मतलब वस्तु को आपने P और F के बीच में रखा था, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, याद है आपको, छठवीं कंडीशन, अवतल दर्पण की छठवीं कंडीशन, कहाँ पे बना था, इधर बना था, इधर बना था, बड़ा बना था और सीधा बना था, ठीक, क्लियर। ये तो किसमें हो गया, अवतल दर्पण में, किसमें हो गया, ये अवतल दर्पण में हो गया, अवतल दर्पण में हो गया, ठीक, ओके। यहां देखिए उत्तल दर्पण में आप चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, आपका प्रतिबिंब हमेशा किसके किसके बीच में बनता था, F और P के बीच में, यहां ऐसे बनता था, छोटा वाला, याद है, याद है ना आपको, यस, यस। तो ध्यान समझो बेटा, ध्यान समझो। अगर मैं इसमें, देखो मैंने कहा, क्या कहा, थ्योरी ही सब कुछ होता है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है ना, इसमें बहुत सारा चीज आप, अगर सपोज करो कि ये तो बोर्ड का एग्जाम होगा, है ना, अगर आपका MCQS होता है ना, तो आप बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर ले जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या गया, क्या कहा है, ध्यान समझो। उसने कहा है कि जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, और किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है। तो जितने उत्तल दर्पण वाले होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब अलग से ले जाते हैं, उसको हटा देते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक तो दोनों में बनता है, काल्पनिक तो दोनों में बनता है, कोई समस्या नहीं, काल्पनिक दोनों में बनता है, लेकिन याद करो, इसने कहा कि मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, 3 गुना है, 3 गुना मतलब जितना मेरी लंबाई है उसका 3 गुना, मतलब बड़ा, काल्पनिक के साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए। इसमें तो हमेशा छोटा बनता है, इसमें क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है, बड़ा किसमें बनता है, इसमें बनता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बड़ा इसी में बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ अवतल दर्पण ना दिया होता, अवतल दर्पण ना देके खाली इतनी चीज दी होती, तो आपको इतना पता होना चाहिए था कि किसकी बात हो रही है, केवल अवतल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब तो दोनों बनता है, लेकिन बड़ा हमेशा किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, बड़ा हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चीज मैं जो बताना चाह रहा था कि काल्पनिक प्रतिबिंब, आपने कहा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन जो है वो होगा धनात्मक, आवर्धन होगा धनात्मक, ठीक है। क्यों होगा भाई, हैं, याद थोड़ी ना करेंगे हम, कहां तक याद करेंगे, फिजिक्स बहुत बड़ी है ना, इतना याद करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो बेटा ध्यान समझो, धनात्मक होगा, ध्यान समझो। m इक्वल टू क्या होता है, वही फार्मूला, हमको फार्मूला याद है, वही सब कुछ कर ले जाते हैं। m इक्वल टू I बाई
ओ, यही तो फार्मूला पता है ना आपको, यही पता है ना? यस। देखो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब तो हमने बता दिया कि उल्टा बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा, मतलब ऊपर की तरफ ये है तो ऊपर की तरफ ही प्रतिबिंब है ना। मतलब अगर पॉजिटिव ये आएगा, सपोज करो इसकी वैल्यू आई होगी x, हमको नहीं पता क्या, लेकिन मान लिया हमने x आया और x का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। O की वैल्यू हमने मान लिया कि क्या होगी, y आई होगी, लेकिन कंडीशन क्या होगा, इसके साथ दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों, आप देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, एक ही साइड में बनता है, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। नीचे नीचे की साइड में बना कुछ नहीं, तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो m इक्वल टू क्या होगा बेटा, m क्या आएगा बोलो? कुछ भी आएगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव आएगा। वैल्यू कुछ भी आएगी, हमको नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, बट ये डैम श्योर है कि क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपको ये इतना चीज याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब अगर बना होगा तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बना होगा तो उसका आवर्धन क्या होगा, क्या होगा, काल्पनिक का धनात्मक होगा। क्यों होगा बेटा, इसलिए होगा, है ना। फिगर आपको याद होना चाहिए। याद क्या, हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं तो आपको ये सब तो बहुत एकदम चुटकी में आता होगा, ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, है ना। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया इसको, क्लियर। अब देखिए, आप देखते हैं न्यूमेरिकल में किसका एप्लीकेशन हो रहा है, सारा थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में पूरा एप्लीकेशन थ्योरी का हो रहा है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होती ना तो न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होना था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी थ्योरी में पढ़ाता हूँ, जितनी नुआंस बताता हूँ, नुआंस मतलब छोटी छोटी चीजें ना, बिटवीन द लाइन जिसको कहते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें, वो सब भी आपको नोट डाउन करना होता है, उसको समझना होता है, ठीक है ना, याद कुछ नहीं करना होता। क्लियर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके कभी गलत नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप आ जाएगा, ठीक है। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक क्यों होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक क्यों होता है, किसमें, मिरर में। दर्पण की बात करते हैं और अभी किसी और की बात नहीं कर रहे, खाली दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने दर्पण ही पढ़ा ही है, अभी हमने क्या पढ़ा है, केवल दर्पण, ठीक। चलिए अब देखिए, इसको तो हटा दिया। क्या समझो बेटा, वास्तविक मतलब आवर्धन ऋणात्मक। पहली कंडीशन हम ले लें, यदि क्या हो, प्रतिबिंब वास्तविक हो। पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट। क्वेश्चन दो हिसाब से लगेगा, एक कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से, एक कंडीशन सेकंड के हिसाब से। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, when object, when image is real, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक क्या हो, वास्तविक हो, है। आप समझिए, एम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कितना, 3। पॉजिटिव नहीं भाई, नेगेटिव। किसकी बात, ऋणात्मक होनी चाहिए, है ना, ऋणात्मक होनी चाहिए। कितना गुना, 3 गुना। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्लियर। आपको पता क्या है बेटा, आपको पता क्या है, आपको फार्मूला एम का पता है। ध्यान समझो, कौन, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एम निकालने के दो फार्मूले हमको पता है। क्या पता है, एम इक्वल टू आई बाई ओ भी पता है, और एम इक्वल टू माइनस बी बाई यू भी पता है। ये भी फार्मूला पता है और ये भी फार्मूला पता है, दोनों एम ही निकालने के हैं। हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा। m इक्वल टू प्लस आई बाई ओ होगा और माइनस बी बाई यू होगा, ठीक है ना। क्लियर। अब कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है, सोचो बेटा। हमको ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको ना तो वस्तु की लंबाई दी है, ना ही इमेज की लंबाई दी। ये तो दी नहीं, हमको दी क्या है, केवल बात क्या कही गई, यू। हमको रिलेशन किस में फाइंड करना था, यू में फाइंड करना था, ठीक है ना। तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता है कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं फार्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू। ओके, यस। m की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। कितनी आई, -3 इक्वल टू माइनस बी बाई यू। माइनस माइनस कैंसिल आउट। v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, 3u। v इक्वल टू हो गया 3u, v इक्वल टू 3u। देखो अब यही समझना है।
इतना अगर आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो आगे बता देता हूँ, नहीं तो समस्या हो जाएगी आपको। देखो ना आगे देखो, फार्मूला होता है 1/f=1/u + 1/v, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। ठीक, 1/f, 1/f, f का मतलब कितना है यहाँ देखो -15, कितना -15 इक्वल टू 1/u, 1/u। u की वैल्यू हमको पता नहीं है, u की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ना तो पॉजिटिव रखें, मतलब पॉजिटिव ही मान के रखेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं रखेंगे। क्यों? अभी आपको अगर हम कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाए आपको, क्यों? क्योंकि आप जो जानते हैं कि u की वैल्यू क्या रखी जाती है, नेगेटिव रखी जाती है, तो हमने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है भाई, हमको वैल्यू कभी पता नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमने क्या कर दिया, +q कर दिया, ठीक है ना। v की वैल्यू, देखो यहाँ भी प्लस है, रख दीजिए 1/3u, 1/3u, ओके। आप लीजिए दिस विल बी इक्वल टू 1/15, आपको एलसीएम लेना आता है, कक्षा 10 में है आप, है ना। आएगा 3u आएगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ 3, कितना बचेगा 3 प्लस 3u से 3u कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा -1/15 इक्वल टू 4/3u, ठीक है, क्लियर। देखो जोड़ घटाव गुणा भाग आपको आता है, कक्षा 10 में पहुंच गए हैं, आपको ये सब कक्षा 8 में पढ़ा दी जाती है कि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना नीचे कैंसिल आउट, 3 बचे 15, ठीक है। बचा आपके पास कितना, आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा होगा, दिखाई, एक बार देख लो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई देगा, कैंसिल आउट हो गया, 3 बचे 15, आपके पास बचा कितना, -1/5 u बचे कितना बेटा, u नहीं है भाई, ये 4 है, 4 भाई, 4/u। अब क्रॉस मल्टीपल कराइएगा यहीं से, कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस, u इक्वल टू 5 के 20 -20 हो गया, u इक्वल टू कितना हो गया, -20, u इक्वल कितना हो गया, -20, है ना। अब आपको पता चल गया कि अब जो आपने बात पढ़ी कि u की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, बताओ u की वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं आई, आई ना, u की वैल्यू नेगेटिव आ गई, u की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब v की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन रख दो, एक इक्वेशन ऊपर देख लो, इसके बाद यहां देखो, इसके बाद यहां देख लीजिए, u की वैल्यू इक्वेशन ए में रखने पर, u की वैल्यू इक्वेशन किसमें रखने पर, ए में रखने पर, देखो v इक्वल टू है 3 into u, और u की वैल्यू कितनी आई बोलो, -20, 20 ने आई 60, तो v बराबर कितना हो गया जी, 60, v बराबर 60, v बराबर 60। इसको उतार लो, फिर मैं आपको आंसर की जांच करने बताता हूँ कि आप एग्जाम में है, सपोज करो एग्जाम में आपने क्वेश्चन लगा दिया है ना, आपने क्वेश्चन लगा दिया, आपको नहीं पता है कि मैंने सही लगाया कि गलत लगाया, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की जांच भी इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे आपका आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच कैसे करेंगे। इसको लगा लीजिए, मैं तुरंत बताता हूँ। आपकी क्या क्या वैल्यू आ गई बोलो, u की वैल्यू आ गई -20 और v की वैल्यू आ गई -60। चलिए एक कंडीशन लग गई, एक कंडीशन आपकी आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। अभी हमको कौन सी कंडीशन लगानी, ये कंडीशन लगानी, ठीक है, ये कंडीशन लगानी, इसको हटा दें, ओके हटा देते हैं। देखो पहले कुछ कंडीशन के लिए क्वेश्चन आंसर आ गया, पहले कंडीशन के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा।
सॉरी, पहले कंडीशन के लिए आंसर आ गया, पहले कंडीशन के लिए आंसर आ गया। फर्स्ट कंडीशन के लिए आंसर क्या है जी? फर्स्ट कंडीशन के लिए आंसर आ गया। क्या निकालना था? वास्तविक को तो निकालना क्या था? निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना था। क्या है प्रतिबिंब की स्थिति? यू की स्थिति भी आ गई। यू इक्वल कितना आ गया पहली कंडीशन के लिए? पहली कंडीशन के लिए यू आ गया -20 सेंटीमीटर और v आ गया -60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 60 -20 सेंटीमीटर और -60 सेंटीमीटर। अब हम ये सोचेंगे क्या हमने जो क्वेश्चन लगाया क्या ये बात सही है? मैं देखता हूँ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ओके बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, मैं बार बार कहता हूँ डायग्राम इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत महत्वपूर्ण है डायग्राम। P है ये, यहाँ C होगा, ये F है। ओके देखो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। वस्तु को आपने कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से सोचो, यहाँ से अगर 15 सेंटीमीटर ये है तो C कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। याद करिए गुना होता है कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर होगा ना C। और आपने ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या देखी है? ऑब्जेक्ट की स्थिति देखी है 20 सेंटीमीटर पे। कितनी? 20। मतलब कहाँ? इनके और इनके बीच में कहीं रखा होगा, इनके बीच में कहीं रखा होगा। याद करिए मैंने बताया कि जब आप देखिएगा अपनी कॉपी मैच कराइएगा, जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C से दूर बनता है। क्या बनता है? C से दूर बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक बनता है। ठीक है ना? आई कंडीशन वही है नहीं आई? बताओ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है नहीं बन रहा है? आपने u बराबर 20 पे रखा, ठीक है ना? प्रतिबिंब कहाँ बना? C 30 है, यहाँ तक 30 है तो इधर क्या होगा? 30 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 30 से ज्यादा। v बराबर कितना आ रहा है? 30 से ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ आ रहा है ना 30 से ज्यादा। यस ठीक है। क्या बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बड़ा, मतलब 3 गुना। आप देख रहे हो बड़ा भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बड़ा वाला कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। ठीक है u और कौन सा? वास्तविक वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। अगर आपको कोई और वैल्यू आती तो आंसर सही नहीं होता। जैसे सपोज करो कितना आ गया होता v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आ गई होगी? अगर 10 आ गई होती, कहाँ आ गई होती? 10 आ गई होती, तो u आपकी यहाँ आ गई होती 10, तो v किधर बन जाता है? इधर बन जाता है ना? समझ लो। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि आंसर भी आपका सही है कि नहीं सही, कब? जब डायग्राम आपको पता होगा तब। ठीक है ना? समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दूं। हमने कहा कि f आपका गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब c कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपने लगाया क्या है? u इक्वल टू 20 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इनके बीच में रखा हो गया। ठीक है ना? अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहाँ? प्रतिबिंब इधर बनेगा, c से दूर बनेगा। आप देखिए c से दूर बन रहा है, कैसे? v बराबर कितना? -60 आ रहा है, मतलब c से दूर ही बनेगा। ठीक है ना? कंडीशन सेटिस्फाइड है, आंसर आपका सही है। ठीक हटा देते हैं। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं बेटा, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन के लिए तो आंसर आ गया, सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं। और सेकंड कंडीशन कंडीशन 2, when image is virtual, क्या हो? वर्चुअल। जब प्रतिबिंब काल्पनिक, ओके देखो ध्यान से, काल्पनिक के लिए क्या कंडीशन है? m शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कितना दिया है? 3 दिया है, पॉजिटिव 3। ओके क्वेश्चन फार्मूला कौन सा लगाएंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोनों में से? m के दो फार्मूला होता है, m इक्वल टू i बाई o पॉजिटिव में, एंड m इक्वल टू माइनस v बाई u। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आपको पता है ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको u और v की वैल्यू फाइंड करनी है ना। लगा दिया हमने। कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? आप लगा दिया माइनस m इक्वल कितना? माइनस v बाई u इक्वल टू +3। कितना? +3। ओके तो u इक्वल टू minus v will be equals to plus 3u. Now you can write it v will be equals to minus 3
यू -3u। v की वैल्यू कितनी आई -3u आई। अब फार्मूला लगा दिए, कौन सा मिरर फार्मूला लगा दिए, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, एंड 1/f की वैल्यू दी है 1/15, आपको पता है ना, दी है, इक्वल टू 1/u को u ही रहने दीजिए। v कितना दिया है, v कितना दिया है -3u। v कितना आया था आपका -3u, -3u माइनस 1/15 इक्वल टू एलसीएम आपका क्या 3u, u कैंसिल आउट, 3 बचा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट पूरा हो गया, 1 बचा, 1 हो गया। नाउ दिस विल बी 1/15 विल बी इक्वल्स टू 2/this much। ओके, समझ रहे हो? अरे भाई ये सॉल्व किया हमने, ये साल तो सॉल्यूशन तो आप जानते हो ना 8 में, ये भी नहीं जानते? क्लास 8 में एलसीएम पढ़ाया जाता है, जोड़ घटा गुणा है ना। 3 से 2 गया, सर 3 से 1 गया, 2 बचा, बटे में 3 था, वही लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, कैंसिल वो जो है क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। कहाँ होता है क्रॉस मल्टीपल, पता ही नहीं होता आप लोगों को बेटा। जब दोनों तरफ क्या हो जाए, केवल एक वैल्यू बचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ना हो, और कोई हर अंश ना हो, तो क्या होता है क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, अगर बीच में इक्वल साइन लगा हो तो। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया -1/5 इक्वल टू 2/u। कितना हो गया बेटा, कितना हो गया? अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। आपको पता है ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा तो हो जाएगा -u विल बी इक्वल्स टू 10 एंड नाउ u इक्वल टू -10। कितना हो गया, u इक्वल टू -10 हो गया। ध्यान से बेटा, u इक्वल कितना हो गया, -10 हो गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, रख दो। u की वैल्यू इक्वेशन किसमें, इक्वेशन ए में रखने पर, इक्वेशन ए में रखने पर आपको पता है v इक्वल टू -3u and v will be equals to -3 into u is equal to -10। ओके, -10 मल्टीपल करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दिस विल बी प्लस एंड 3 10 जा 30, कितना 30। b इक्वल टू 30 व्हाट सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो सेंटीमीटर। ओके, क्यों सेंटीमीटर में, क्योंकि वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दी गई थी। किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक है, अब इतना देखो, आपका u की वैल्यू -10 आ गया, v की वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, चलिए आंसर की जांच करते हैं। आप यहां तक लगा लीजिए, लगा लीजिए, फिर मैं आंसर की जांच करता हूं, इरेज करता हूं इसको, आंसर की जांच करवाता हूं आपसे। देखेंगे वैल्यू रख के देखेंगे क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। देखिए बेटा ध्यान से, आपकी वैल्यू कितनी आई है, किसके लिए, कंडीशन सेकंड के लिए। दिस वैल्यू फॉर कंडीशन फर्स्ट, ये वैल्यू आपकी आई थी कंडीशन फर्स्ट के लिए, एंड दिस वैल्यू फॉर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के लिए। u इक्वल टू -10 एंड v इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो सेंटीमीटर। समझ रहे मेरी बात? देखिए अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। बता दीजिए अवतल दर्पण, ये f होगा, ये c होगा, f होगा, ये c होगा। f कितना वैल्यू दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं। आप देखो 15 में तो -15, इस तरह तो क्या होगा भाई, -15 -30। डिस्टेंस है इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा था, लिखेंगे भी नहीं तो आप कहिएगा क्या लिख दिया आपने। डिस्टेंस नेगेटिव लिखी नहीं जाती, केवल उसका साइन जब सॉल्व करते तब कन्वेंशन में लिया जाता है ना। 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इधर है। ठीक है, बताओ -10 सेंटीमीटर को वस्तु रखो, -10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखो, मतलब क्या यहाँ रखोगे, नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ रखोगे, इसके और इसके, क्योंकि 15 किसके बीच में आ जाएगा, इसके 10 किसके बीच में आएगा, यहाँ इतने के बीच में तो आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की 15 डिस्टेंस है, तो 10 यहाँ कहीं यहाँ होगी, 10 कहाँ होगी,
यहाँ होंगे, रख दीजिए आप को। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा है कि जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखते हैं, छठी कंडीशन अगर आपको याद हो तो, जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोलो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके दूसरी तरफ बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, याद करिए, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखो आपने वस्तु को यहाँ रखा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनना चाहिए था? पॉजिटिव साइड में बनना चाहिए था। किस साइड में? पॉजिटिव साइड में। देखो V की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना, V की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब, और V की वैल्यू पॉजिटिव और काल्पनिक आपने माना था, मतलब क्वेश्चन में दिया था, इसका मतलब क्या हो गया? आपका आंसर सही है। समझे? ये है तरीका क्वेश्चन लगाने का। हमको नहीं लगता है कि कुछ इसमें बहुत टफ था, इसमें केवल इतना था, जब आपको थ्योरी पता होती, छोटी छोटी चीजें पता होती, आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और ये सब क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना, बोर्ड के सबसे टफ क्वेश्चन ये माने जाते हैं, और आपके दृष्टिकोण से सबसे आसान प्रश्न है। इसमें कुछ था अलग था, कुछ नया था, हमने कुछ अलग से जोड़ा नहीं ना। जितना चीज हमने बताया उतनी चीज इसमें बता दिया, जितनी थ्योरी में बताया था वही एप्लीकेशन किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है ना। क्या टफ है न्यूमेरिकल में? कुछ टफ है नहीं, केवल आपको परफेक्ट जानकारी नहीं है इसलिए न्यूमेरिकल टफ लगता है। विश्वास मानिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होता है। उसमें क्या होता है? केवल जोड़ घटाव होता है, उसके अलावा कुछ होता भी नहीं, केवल जोड़ घटाव गुणा भाग, बस खाली एप्लीकेशन होता है किसका? कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आप विश्वास मानिए कि आपका न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। समझ रहे हो? तो एक बार अपने मन से लगाइएगा, जितनी चीजें मैंने बताई है ना उसको अपने मन से लगाइएगा, ठीक है? ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 80 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब R इज गिवन 80 सेंटीमीटर। ओके, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। यू हैव टू फाइंड फोकस दूरी, यू हैव टू फाइंड F। ओके, आप एक संबंध जानते हो F और R में, F इक्वल टू R, F इज ऑलवेज इक्वल टू R बाय 2, F इज ऑलवेज इक्वल टू R बाय 2। F की वैल्यू कितना है आपको फाइंड करना है, बोलो। R की वैल्यू 80 बाई 2 कैंसिल आउट 40 सेंटीमीटर, F बराबर 40 सेंटीमीटर। सही है, सही है ये। आपके ये सब किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कभी पॉजिटिव नहीं होती, क्या होती? नेगेटिव होती, लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई? -40 हो गई, चूंकि ऐसे लिख दे, चूंकि अवतल दर्पण, अभी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अतः मतलब सो F will be equals to 40. What 40? Negative 40. Okay, this will be negative 50 सेंटीमीटर। गॉट इट? समझ में आया? क्या था भाई इसमें? कुछ अलग था क्या? नहीं, बहुत आसान था, है ना। एक प्रश्न और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन आपका ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना कीजिए, है ना। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ नहीं करते, जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फोकस दूरी किसकी? अवतल दर्पण की। F क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? अवतल दर्पण है भाई, नेगेटिव। कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु U की दूरी -12 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया है, आपको फाइंड क्या करना है? गणना करना, क्या? V फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है V। और दूसरा बात इसका आरेख बनाना। पहले हम आरेख ना बना लें, पहले आरेख ही बना लेते। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। This is P, this might be C and this will be F. P for pole मतलब ध्रुव, F for focus मतलब फोकस, C for सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। इन्होंने बताया है कि इसकी दूरी, जो फोकस दूरी है वो कितना है? वो है 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर।
कितना सेंटीमीटर बेटा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताओ, अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी कितना होगा, मतलब ये टोटल दूरी कितना होगा, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं? 40 सेंटीमीटर। भाई फोकस दूरी का गुना होता है ना 40 सेंटीमीटर। यस, दिस विल बी 40 सेंटीमीटर। या आपका पूरा कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। इतना चीज आपको पास दिया है। और एक चीज दिया है कि वस्तु को कहां रखा गया है? 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। कहां पे रखा गया है? 12 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करी जाती है? कहां से मेजर करी जाती है? पोल से। सारी डिस्टेंस बेटा कहां से मेजर करी जाती है? पोल से मेजर करी जाती है, ध्रुव से, है ना? याद है आपको? वेरी गुड। हाँ देखो, अच्छा माइनस ये रिप्रेजेंट करता है, माइनस का मतलब ध्रुव से किधर? इधर की इधर। माइनस का मतलब इस तरफ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितना सेंटीमीटर पे? 12 सेंटीमीटर। ऐसे आइए 20 यहाँ तक, मतलब 10 यहाँ होगा, 12 यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे रखिए वस्तु, यहाँ पे वस्तु को रख दिया आपने, ए बी नाम की एक वस्तु रख दिया। बताओ, आप बताइए एक चीज, इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर आपको 6 कंडीशन याद है तो आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए, डायग्राम बना लो तुरंत, क्या बनेगा बेटा? एक पैरेलल रेज जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी पैरेलल रेज। यहाँ से नंबर हटा देते हैं क्योंकि आप डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी, नंबर हटा देते हैं यहाँ पे ना। अब आपको ये पता चल गया है 20 है, ये 60 है और ये 12 सेंटीमीटर है। कितना पे है? 12 सेंटीमीटर। एक रेज गई पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जाने के बाद कहां से आएगी बेटा? पैरेलल जाने के बाद ये F से होकर चली जाएगी, ऐसे चली गई। हालांकि ये सीधी नहीं बनी, मैं सीधी बना देता हूं। दिस विल बी सीधी लाइन। अरे सीधी नहीं बन रही भाई, हैं? सीधी बन जाओ भाई। ये सीधी लाइन है ना, ऐसे चली गई एक लाइन, ऐसे आई। आपने पढ़ा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती? फोकस से जाती, चली गई। पहला नियम। दूसरा नियम क्या लगना था बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरणें कभी भी अपने मार्ग से डेविएट नहीं होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा इनका सर ले जाइए इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस हेड। ओके, ले जाइए इसको, ऐसे पीछे ले जाइए, ले जाइए आगे। बताइए, ये कई होगी ऐसे और यहाँ टकराई होगी, फिर ऐसे अपने ही रास्ते पे वापस चली आई होगी और वापस बहुत दूर चली गई होगी। बताओ आपको क्या लगता है ये कभी इधर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी भाई। ये लगातार की डिस्टेंस बढ़ती जा रही, मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आपको ये लगेगा, मैं कहूँ 2 पैरेलल रेज हैं, ये तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हमने ऐसे कह दिया तो सामने तो आगे नहीं मिलेंगे कहीं, लेकिन पीछे हो सकता है कहीं मिले, समझ रहे हो? तो हो सकता है ये आगे कहीं मिले। इनको दांत करिए, ऐसे करिए, इनको ऐसे करिए, आपको पता चला कि ये पॉइंट पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे? यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये ए डैश, ये ए बी था, दिस विल बी ए डैश एंड बी डैश। याद करिए प्रतिबिंब, छठवां कंडीशन। तो आपको बिना पता करे ये पता चल गया कि v की वैल्यू जो आएगी, क्या आएगी बेटा? v की वैल्यू जो आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मतलब हमारा आंसर सही है। डायग्राम बन गया? बना लीजिए डायग्राम, डायग्राम बना लीजिए। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इतना इतना हटा देता हूं, इतना हटा देता हूं और सॉल्व करता हूं इसको। देखता हूं क्या v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दिस इज मेरा फार्मूला। वैल्यू पुट करिए, दिस विल बी -20 इक्वल टू कितना? 1/u, u मतलब -12 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 12 है 20, एक मिनट चेक करो। ये 12 सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा सिंपल सी बात है भाई, 20 का 24 हो गया, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। दिस इज 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 एंड दिस इज आल्सो 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। 20 से भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि 20 से नहीं आता, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है, एलसीएम सही नहीं आता ना, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है। आंसर उससे भी आता है ना, कोई वैल्यू है, वैल्यू से थोड़ी ना आंसर चेंज होगा। देखो 1/-24 इधर आएगा, दिस विल बी माइनस एंड इधर आके बाद क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 12 इक्वल टू 1/v। एलसीएम होगा 24
आपको पता है 24 और 12 का आंसर कितना होगा, 24 होता। 24 बन जाए 24, 24 एकदम 24, एक आया, एक का गुणा ऊपर आपने कराया, एक हो गया। एंड दिस 12 दूनी 24, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 हो गया, इक्वल टू 1/v। नाउ 2 से 1 गया, कितना बचा जी, 1 बचा, 1/24 बराबर 1/v। v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कैसा कैसा बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस लगा है, लगा नहीं लगा, बताओ आंसर सही आया कि नहीं आया, आया ना। किधर बना, इस तरफ बना। 24 भाई ये 20 बार बार मिल जाता है, ठीक है। किधर बना, इस तरफ बना। डायग्राम भी सही हो गया, आंसर भी सही हो गया, कोई समस्या नहीं है ना। आपको चीजें आ गई हैं, समझ में आने लगा धीरे धीरे। कैलकुलेशन का मैटर है, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता कक्षा 8 के अपने भाई से पूछ लीजिए, है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, जितना चीजें हैं आपको, जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर ये तो आना ही चाहिए ना आपको, इसमें कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट में बता दें बहुत अच्छे से, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा मल्टीपल टाइम। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, ओके। विश्वास मानिए कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ नहीं है, फिजिक्स ही टफ नहीं है ना। जब आप समझ के पढ़ेंगे, जब आप टफ उसको बनाएंगे, रटेंगे, तो आप जिंदगी में फिजिक्स याद नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश करिए, फिजिक्स याद नहीं करी जा सकती। फिजिक्स को केवल समझा जा सकता है बस, है ना। फिजिक्स को समझिए, जब मैं वीडियो दूँ तो उसको कम से कम 2 बार देखिए, है ना, कम से कम 2 बार। उसके बाद नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और जो न्यूमेरिकल दो उसको अपने आप से लगाइए, ठीक है। विश्वास मानिए मेरे इस बात का कि आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, फिंगर टिप्स पे होगी फिजिक्स, फिंगर टिप्स पे, है ना। फिजिक्स याद नहीं करनी है आपको, दिमाग में रहेगी हमेशा फिजिक्स। ऑलराइट, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।